आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। तो दोस्तों, आज हमारा दूसरा एपिसोड है। ये हमारी जो सीरीज चल रही है केस मटेरियल की, डीयू के लॉ फैकल्टी की और सीपीसी की सीरीज का ये दूसरा केस होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पहला केस पसंद आया होगा और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम काफ़ी केसेस करेंगे इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह की लर्निंग एजुकेशनल वीडियोस बनाने का। तो दोस्तों, दूसरा जो हमारा केस है ये है सेक्शन 10 सीपीसी से रिलेटेड। इस केस का नाम है इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव फेडरेशन। सेक्शन 10 क्या है, मैं शॉर्ट में सेक्शन 10 बता दूं। सेक्शन 10 जो है रेस सबजुडिस, जो हमारी मैक्सिमम टर्म है, उस पे उससे रिलेटेड है। और वो ये कहता है कि भाई जब किसी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में एक सूट चल रहा है, ठीक है, तो सेम सूट जिसमें जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियली सेम है, दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट में अगर दायर कर दिया है, उस केस को फाइल किया है, तो कोर्ट ना उसको स्टे लगा दे दूसरे वाले पे, ये कहता है। तो सॉरी। तो दोस्तों, इसका जो फैक्ट्स है, इसके फैक्ट्स ये है कि जो प्लेंटिफ है, जो बैंक है, वो केस करता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, एक समरी ट्रायल अगेंस्ट करता है कोऑपरेटिव फेडरेशन के ऑर्डर 37 में, सीपीसी के। ऑर्डर 37 क्या है हम अभी देखेंगे, बस शॉर्ट में ये है कि ये कुछ केसेस हैं, क्लासेस हैं केसेस की, जिसमें ना क्विक रिलीफ दे दिया जाता है, तो उसमें ऑर्डर 37 अप्लाई हो जाता है। तो वो ना ऑर्डर 37 में अप्लाई करता है समरी ट्रायल, एक समरी के ट्रायल जो है शुरू कर देता है फेडरेशन के अगेंस्ट। फेडरेशन बैंक में उसमें जाती है कोर्ट में, वो कहती है माय लॉर्ड, सेक्शन 10 में अप्लाई करते हैं वो, और वो कहती है कि माय लॉर्ड, इस ट्रायल पे जो है आप स्टे लगाइए, हमारा तो केस पहले से ही इस पर चल रहा है और वो इससे पहले केस है, डायरेक्ट एंड सब्सटैंशियल इश्यूज है उसमें, तो आप स्टे लगा दीजिए इसमें सेक्शन 10 में। अब जो हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच, मतलब सिंगल जज बेंच जो होती है, वो ये कहती है, वो मना कर देती है स्टे लगाने से। वो चैलेंज होता है डिवीजन बेंच में हाई कोर्ट के, तो डिवीजन बेंच ये कहती है, उसको ओवरटर्न कर देती है डिसीजन को, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का। और ये कहती है कि जो ट्रायल है ना, ट्रायल जो वर्ड है, ट्रायल स्टे करने की जो बात कही है सेक्शन 10 में, ये ट्रायल टर्म है, ये काफी वाइड है और ये तभी शुरू हो जाता है जब जैसे वो अपीयर हुआ ना डिफेंडेंट, मतलब जो है ट्रायल शुरू हो चुका है, तो ये कहते हुए वो कह देती है कि समरी ट्रायल हो चाहे कोई भी ट्रायल हो, समरी ट्रायल में भी वो अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 10, और वो स्टे लगा देती है। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है डिसीजन। तो इसमें लीगल इशू ये था कि भाई जो बार है ट्रायल प्रोसीड ना ट्रायल को प्रोसीड ना करने का सेक्शन 10 है, क्या वो समरी ट्रायल पे भी लगता है? और सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन अपना करती है, वो ये कहती है कि जो ट्रायल है ना वर्ड, वैसे तो काफी वाइड होता है, तो हमें ना ये उसका जो ऑब्जेक्ट है और जो नेचर है प्रोविजन का, उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि इसमें जो किस सेंस में ट्रायल वर्ड जो है यूज हुआ है हमारे इसमें। तो कोर्ट ये कहती है कि जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 10 का, वो ये है कि जो साइमल्टेनियस जो कोर्ट्स हैं कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की, वो एक पैरेलल वो ना चला दे सूट्स, और उनका जो है अलग अलग डिसीजन ना आ जाए। तो ये पर्पस है, ये ऑब्जेक्ट है सेक्शन 10 का रोकने का। लेकिन कोर्ट ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे दूसरा ट्रायल सेम इश्यूज पर, डायरेक्ट एंड सब्सटैंशियली इशू पर आ गया दूसरे कोर्ट में, तो वो ट्रायल बैन करता है। मान लीजिए जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, जैसे मान लो किसी को अपॉइंट करना है, रिसीवर को अपॉइंट करना है ना, अटैचमेंट, इंजंक्शन, इस तरह के जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स हैं, उसको बार नहीं करता सेक्शन 10। सेक्शन 10 में ये सब चीजें आराम से हो सकती हैं। तो कोर्ट ये कहता है कि अब सेक्शन 10 में जब इस प्रोविजन को, ट्रायल को जो वर्ड है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स में इस्तेमाल करने से मना नहीं किया, तो अब हमें जो है उस स्कीम की अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब हम वाइडेस्ट टर्म में यूज नहीं कर सकते, जैसे हाई कोर्ट ने जो है बोल दिया। अब कोर्ट ये कहता है कि भाई अब 37 जो है,
अब जो सेक्शन 10 है ये जनरल प्रोविजन है जो जनरल उस पर लगता है। वो कहता है जो ऑर्डर 37 है सीपीसी का ऑर्डर 37 वो कुछ क्लासेस पे लगता है सूट्स के, जिसमें कि एकदम से डायरेक्ट क्विक रिलीफ की जो है बात की जाती है ना। तो कोर्ट ये कहता है कि भाई हमें इन दोनों का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। जो ऑर्डर सेक्शन 10 है और ऑर्डर 37 इन दोनों का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा इनके ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए। तो पहले ऑर्डर 37 को समझाता है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो केसेस हैं जो दिए हुए हैं ऑर्डर 37 में, उनमें जो जिनमें समरी ट्रायल की परमिशन है, तो कोर्ट इसमें ये नोटिस करता है कि भाई उसमें ना जब ट्रायल को समरी कोर्ट को इशू करता है तो डिफेंडेंट को ना एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है अपीयर होने के लिए। 10 दिन में अपीयर होना पड़ता है ना, जिससे कि वो लीव ले ले कोर्ट की, जिससे कि उसे लीव मिल जाए डिफेंड करने की केस को। 10 दिन के अंदर जो है उसे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर डिफेंडेंट उसको आता ही नहीं है, अपीयरेंस ही नहीं कर देता, या फिर वो लीव जो है केस को डिफेंड करने की कि हाँ भी हाँ मुझे इसे डिफेंड करना है, वो लीव ही ऑब्टेन नहीं कर पाता, या फिर वो अपीयरेंस में आता ही नहीं है, तो जो एलिगेशंस हैं जो प्लेंटिव ने एलिगेशंस लगाए हैं कोर्ट उनको सच मान लेती है और एक तरह से एक्स पार्टी की डिसीजन दे देती है कि भाई एक्स पार्टी इसको जो है डिसीजन वो उसमें सुप्रीम कोर्ट दे दे ओ ट्रायल कोर्ट जो है वो दे सकती है अगर वो जो है फेल हो जाता है लीव लेने में, या फिर वो जो है अपीयर नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नोटिस करता है कि जो ट्रायल है ना, ट्रायल तभी शुरू होता है जब एक्चुअली में उसको लीव मिल जाती है डिफेंडेंट को कि अब तुम जो है एज ए डिफेंडेंट अपीयर हो सकते हो, अब तुम अपने केस को डिफेंड कर सकते हो। उससे पहले जैसे कि मैंने कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि अगर वो लीव नहीं ले पाता या फिर उसको जो है लीव मिलती नहीं है किसी भी कारणवश, या फिर वो कोर्ट में आता ही नहीं है, तो उस केस में जो ऑर्डर पास होगा ना प्लेंटिफ के फेवर में वो हो सकता है, क्योंकि ट्रायल जो है ना वो तभी स्टार्ट माना जाएगा समरी ट्रायल में जब डिफेंडेंट को लीव मिल जाएगी कोर्ट की तरफ से। तो कोर्ट ये कहता है कि भाई अब ऑब्जेक्ट जो हमने देखे हैं प्रोविजंस के, अब ट्रायल को हम नहीं कह सकते कि ये जो है वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन में यूज हुआ है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ समरी कोर्ट नोटिस करता है कि ट्रायल तो तभी शुरू होता है जब उसको लीव मिल जाती है डिफेंडेंट को, है ना। और सेक्शन 10 जो है वो भी हमने देखा था कि उसमें इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, वो सिर्फ ट्रायल को जो है वो मानता है, इसको स्टे करने की बात करता है, बाकी किसी और चीज को स्टे करने की बात नहीं करता। तो देयरफॉर कोर्ट ये कहता है कि भाई दो चीजों में समरी ट्रायल पे जो है सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। तो कोर्ट कहता है, मैं रीड करता हूँ कि समरी सूट जज कैन प्रोसीड अप टू द स्टेज ऑफ हियरिंग द समन्स फॉर जजमेंट एंड पासिंग द जजमेंट फेवर ऑफ द प्लेंटिफ इफ, किस कंडीशन में कर सकता है समरी ट्रायल में, उसमें सेक्शन 10 अप्लाई कब नहीं होगा, कि अगर डिफेंडेंट ने अप्लाई नहीं किया लीव लेने के लिए, मतलब अपीयरेंस ही नहीं हुआ, और या फिर वो लीव को जो है जो एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया गया, मतलब उसे मिली नहीं वो लीव, या फिर जिसको डिफेंडेंट को परमिट कर दिया गया था, लीव दे दी गई थी कि आप तुम जो है डिफेंडेंट करो, वो जो है उन कंडीशंस को जिस कंडीशंस पे वो लीव दी गई थी उनको वो फुलफिल नहीं कर पाता, तो उनमें जो ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट एक्स पार्टे उस पर वो कर सकता है, उसमें सेक्शन 10 जो है अप्लाई नहीं होगा। तो सिंपल से जो इसका रेशियो है वो रेशियो निकल के ये आता है कि भाई इस जो सेक्शन 10 में जो वर्ड है ना ट्रायल, ये वाइडेस्ट टर्म में यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायल को रोकता है, बाकी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स जो होते हैं उनको नहीं, उन पर नहीं लगेगा ये। अब जो सेक्शन 37 में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो ट्रायल है समरी ट्रायल में वो एक्चुअली में तब शुरू होता है जब डिफेंडेंट को लीव मिल जाती है, लेकिन अगर लीव उसे नहीं मिली या फिर उसको रिफ्यूज कर दी गई, या फिर वो खुद ही लीव में लेने के लिए अपीयर नहीं हुआ, या फिर जिस कंडीशंस पे लीव दी थी वो कंडीशंस ही वो उसने फुलफिल नहीं करी है, तो उस उनकी वजह से जो अगर ऑर्डर पास कर देती है ट्रायल कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में, तो फिर वो जो है ट्रायल नहीं माना जाएगा, उस पर सेक्शन 10 नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये था, इतना ही था इस केस में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आया होगा अच्छे से, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी आपके रिव्यूज़ हैं आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।